हाय, मैं हूँ प्रिया और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च की, जिसका कि फर्स्ट टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो समझते हैं स्टूडेंट्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या है। तो फर्स्ट वर्ड जो है इसका लीनियर, आपने बचपन में 6, 7, 8 में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए होंगे। जैसे कि अगर 2 नंबर्स है, उनका जो एडिशन है वो 15 है और जो डिफरेंस है वो अगर 5 है तो वो 2 नंबर्स है क्या। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या किया करते थे, आप 2 वेरिएबल लिया करते थे x एंड y, और उसको इस तरह से इक्वेशन में कन्वर्ट किया करते थे कि x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और इस इक्वेशंस को सॉल्व किया करते थे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाया करती थी। तो यहाँ जो x और y के फॉर्म में आपने इक्वेशन ली है, उन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी जो डिग्री होती है, वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, वहाँ पर 1 होती है। इस तरह के आपने और भी क्वेश्चंस किए होंगे, जैसे पिता पुत्र की आयु वाले, राम श्याम की आयु वाले, जिसमें आप लीनियर इक्वेशंस को बनाया करते थे और उसको सॉल्व किया करते थे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी हमें इस तरह के ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जिसकी की डिग्री क्या होगी, 1 होगी, इसलिए इसे नाम दिया गया है लीनियर। अब सेकंड जो वर्ड है प्रोग्रामिंग, उसको हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब। तो जो प्रोग्रामिंग वर्ड है बेसिकली कंप्यूटर का वर्ड है, जिसमें कि हम एक सीक्वेंस में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है, इसमें भी प्रॉब्लम्स को हम, जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज़ की गई है, वो मेथड एक सीक्वेंस में आगे बढ़ती जाती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए यहाँ प्रोग्रामिंग वर्ड का यूज़ किया है प्रॉब्लम। तो ये चूंकि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इसलिए यह प्रॉब्लम वर्ड का यूज़ किया गया है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है मैथमेटिकल मॉडल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। और जो सेकंड है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो देखते हैं हम ये दोनों चीज़ है क्या। तो देखते हैं हम अब कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है। तो इसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है? तो इसमें आपका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज टाइप का एक पॉलिनोमियल होगा और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z से डिनोट करा जाता है, ठीक है। और ये या तो मैक्सिमाइज टाइप का होगा या फिर मिनिमाइज टाइप का होगा, क्योंकि हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इंडस्ट्रियल या फर्म या किसी कंपनी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कि हम प्रॉफिट या लॉस या कॉस्ट इसकी बात करते हैं, इसलिए मैक्सिमाइज और मिनिमाइज टाइप का एक फंक्शन होता है, ठीक है। और नॉर्मली ये इस तरह का एक पॉलिनोमियल होता है, जहाँ पर कि c1, c2, c3 जो है वो आपके कांस्टेंट होंगे और x1, x2, x3 जो होंगे वो आपके वेरिएबल होंगे, जिससे कि डिसीजन वेरिएबल भी कहा जाता है। तो ये नॉर्मली होता क्या है, एक पॉलिनोमियल। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर सभी वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। डिग्री क्या होगी यहाँ पर, 1 होगी, ठीक है। सेकंड जो है स्टूडेंट्स वो है सब्जेक्ट टू कंडीशन, ठीक है। और इसे कॉन्स्ट्रेंट्स भी कहा जाता है। तो सब्जेक्ट टू कंडीशन जो है वो होता क्या है, ये होता है आपका सेट ऑफ इक्वेशन या फिर इन इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब तो आप समझते हो, जहाँ इक्वल टू साइन आएगा। इन इक्वेशन दैट मीन्स कि लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन या फिर ग्रेटर देन, इस तरह का अगर साइन है, ठीक है, तो वो इन इक्वेशंस कहलाती है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होता है उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन होती है कि इतने ही टाइम में आपको करना है किसी चीज़ को, पॉलिशिंग या फिर ग्राइंडिंग या फिर कटिंग, ठीक है। तो वहाँ कुछ ना कुछ जो कंडीशन होती है, उन कंडीशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है ताकि हम एलपीपी को सॉल्व कर सकें। और जो थर्ड होता है वो होता है कंडीशन फॉर द डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। क्वेश्चन में आपको डिसीजन वेरिएबल के लिए भी कंडीशन गिवन होती है, उसे भी आपको यहाँ पर लिखना होता है। नॉर्मली ये इस टाइप की कुछ कंडीशन होती है,
उसको आपको यहाँ पर भी लिखना होता है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैथमेटिकल मॉडल तो हमने देख लिया एलपीपी का कि उसमें 3 पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड कंडीशन फॉर द डिसीजन वेरिएबल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी एक एग्जाम्पल लेकर। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। एलपीपी का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो किसी भी एलपीपी को इस तरह से फॉर्मुलेट किया जाता है और फिर उसके बाद ही कोई मेथड से उस एलपीपी को सॉल्व किया जाता है। तो हम इसे समझ लेते हैं, देख लेते हैं। डिसीजन वेरिएबल सबसे पहले लिखे जाते हैं कि हमें कितने डिसीजन वेरिएबल की ज़रूरत होगी, x1 x2 x3 xn। देन मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज टाइप का होगा, लेकिन उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू c1 x1 c2 x3 cn xn, जितने आपके डिसीजन वेरिएबल है उसकी इक्वेशन प्रॉफिट या लॉस के रूप में। फिर नेक्स्ट आप सब्जेक्ट टू कंडीशन लिए जाते हैं या कॉन्स्टेंट्स लिए जाते हैं। तो इसमें जितनी भी कंडीशंस वहाँ बन रही है एलपीपी में, वो सारी यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, जहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है। उसके बाद होता है कंडीशन फॉर द डिसीजन वेरिएबल। कंडीशन फॉर द डिसीजन वेरिएबल दैट मीन्स कि जो आपका डिसीजन वेरिएबल है उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन आपको एलपीपी में गिवन होता है, उसे भी आपको लिखना होता है। इस तरह का एलपीपी बनाने के बाद ही, रिप्रेजेंट करने के बाद ही आप उसको, इस एलपीपी को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन यहाँ गिवन है जिसका कि आपको मैथमेटिकल रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो एलपीपी का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे होता है देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल M1 एंड M2. Each model of the type M1 requires 4 hours for grinding and 2 hours of polishing, whereas each model of the type M2 requires 2 hours of grinding and 5 hours of polishing। ठीक है, एक कंपनी है जो कि 2 तरह के मॉडल को प्रोड्यूस करती है, M1 एंड M2, ठीक है। तो जो M1 मॉडल है उसको ग्राइंडिंग भी करना होता है और पॉलिशिंग भी करना होता है। तो ग्राइंडिंग के लिए उसको 4 घंटे का वक्त लगता है और जबकि पॉलिशिंग के लिए उसको 2 घंटे का वक्त लगता है। इसी तरह जो मॉडल M2 टाइप का है उसको 2 घंटे ग्राइंडिंग को टाइम लगता है और पॉलिशिंग के लिए 5 घंटे का टाइम लगता है। द मैन्युफैक्चरर हैव 2 ग्राइंडर्स एंड 3 पॉलिशर। अब जो कंपनी है उसके पास 2 ग्राइंडर अवेलेबल है और 3 पॉलिशर अवेलेबल है। ईच ग्राइंडर वर्क 40 आवर्स ऑफ वीक, ठीक है। तो ग्राइंडर जो है, हर ग्राइंडर 40 घंटे एक हफ्ते या एक सप्ताह में काम कर सकता है और ईच पॉलिशर वर्क्स फॉर 60 आवर्स अ वीक, और जो पॉलिशर है वो मैक्सिमम 60 घंटे ही काम कर सकता है। प्रॉफिट ऑन द मॉडल M1 इज़ 3 रुपीज़, ठीक है। तो जो M1 मॉडल है उस पर 3 रुपीज़ का प्रॉफिट है एंड ऑन अ मॉडल M2 इज़ 4 रुपीज़। मॉडल M2 पे 4 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है कंपनी को। वॉट एवर इज़ प्रोड्यूस इन अ वीक इज़ सोल्ड इन दी मार्केट। जो भी एक हफ्ते में बनाया जाता है वो सब मार्केट में बेच दिया जाता है, एक हफ्ते का मटेरियल। हाउ शुड द मैन्युफैक्चरर अलॉट his products capacity to the 2 types of model so that he make the maximum profit in a week। अब वो किस तरह से M1 और M2 मॉडल का कितना यूनिट प्रोड्यूस करे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, लेकिन कंडीशन कुछ है कि पॉलिशर हमारे पास कितने हैं और ग्राइंडर हमारे पास कितने हैं। ग्राइंडर 2 है, पॉलिशर 3 है और 40 घंटे ही ग्राइंडर काम कर सकता है, पॉलिशर 60 घंटे काम कर सकता है, ठीक है। इन सारी कंडीशंस को लेकर हमें इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देख रहे हैं, तो देखते हैं इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंट एलपीपी का क्या होगा। तो सबसे पहले किसी भी एलपीपी को सॉल्व करने के लिए या उसका मैथमेटिकल मॉडल रिप्रेजेंट करने के लिए डिसीजन वेरिएबल्स की ज़रूरत होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ डिसीजन वेरिएबल कितने लें, तो हमें यहाँ 2 मॉडल्स गिवन है और इन दोनों मॉडल्स का जो भी प्रोडक्शन है उसका ही हमें प्रॉफिट पता करना है। यहाँ लिखा है, ठीक है, कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले,
इस तरह का हमें एलपीपी डिज़ाइन करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले इस तरह का हमें एलपीपी डिज़ाइन करना है। तो हमने x1 और x2 टू वेरिएबल्स ले लिए। अब x1 वेरिएबल है क्या? x1 वेरिएबल है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्ट M1 इन अ वीक। ठीक है, एक सप्ताह में M1 जितनी यूनिट प्रोड्यूस करता है उसको हमने x1 मान लिया। अब x2 क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्ट M2 इन अ वीक। मतलब एक सप्ताह में M2 मॉडल जितनी भी यूनिट्स बनती है उसको हमने x2 नाम दे दिया है। अब देखते हैं प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट जो है वो M1 मॉडल पर कितना है? क्वेश्चन में गिवन है ₹3। और जो प्रॉफिट है आपका M2 मॉडल पे वो कितना है? ऑन M2 मॉडल वो है ₹4। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? तो और इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास प्रोसेसिंग टाइम की, ठीक है, और ग्राइंडर और पॉलिशर। तो इसके लिए हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, जैसे प्रोसेसिंग टाइम M1 का, M2 का, और यहाँ आएगा आपका ग्राइंडिंग के लिए कितना लगता है और पॉलिशिंग के लिए कितना लगता है। ठीक है, तो जो M1 मॉडल है उसका ग्राइंडिंग के लिए 4 घंटे का समय लगता है, M2 मॉडल को ग्राइंडिंग के लिए 2 घंटे का समय लगता है, M1 मॉडल को पॉलिशिंग के लिए 2 घंटे का समय लगता है और M2 मॉडल को पॉलिशिंग के लिए 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, एक यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, एक यूनिट बनाने के लिए M1 को ग्राइंडिंग के लिए 4, M2 को ग्राइंडिंग के लिए 2, M1 को पॉलिशिंग के लिए 2 और M2 को पॉलिशिंग के लिए 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और क्या अवेलेबिलिटी है हमारे पास? वीक में ग्राइंडर्स जो है वो कितने घंटे मौजूद है? सिर्फ 40 और पॉलिशर 60। ठीक है, 40 आवर्स वीक में मौजूद है ग्राइंडर और जो पॉलिशर है वो 60 आवर्स मौजूद है। लेकिन हमारे पास जो ग्राइंडर है टोटल कंपनी में वो है 2। दैट मीन्स कि आपके पास कितने घंटे का समय हो गया? 80। और जो पॉलिशर है वो है हमारे पास 3। तो आपके पास कितने घंटे का टाइम हो गया यहाँ पर? 180। मतलब इससे ज़्यादा आवर्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग के लिए। अब इसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने इतना क्वेश्चन में से ढूंढ कर लिख लिया। ठीक है, ये टेबल के फॉर्म में है। आगे देखते हैं इसका मैथमेटिकल मॉडल। अब बहुत इजी हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि मैथमेटिकल मॉडल में आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्या क्या? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एलपीपी, गिवन एलपीपी। किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? पहला तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब क्वेश्चन में ही उसने बोला है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमाइज टाइप का होगा, इसलिए mx(z) इज इक्वल टू। अब x1 और x2 दो आपके पास मॉडल है M1 M2, उसके x1 और x2 यूनिट का प्रॉफिट देखते हैं। तो जो M1 मॉडल है, ठीक है, उसकी x1 यूनिट पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 3। मतलब एक यूनिट पे 3 है, तो x1 यूनिट्स अगर हम बनाते हैं तो कितना प्रॉफिट मिलेगा? 3x1। जो M2 मॉडल है उसका जो प्रॉफिट है वो 4 है। अगर हम उसकी x2 यूनिट्स बनाते हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 4x2। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा। सेकंड, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन जिसे कि कॉन्स्टेंट्स भी कहा जाता है। कॉन्स्टेंट्स भी कहा जाता है। तो ये कॉन्स्टेंट्स क्या है? तो कॉन्स्टेंट्स दैट मीन्स कि एक लिमिटेशन। तो हमारे पास लिमिटेशन क्या है? ग्राइंडर और पॉलिशर की
घंटे कितने घंटे अवेलेबल है उसकी। तो हम देखते हैं कि जो M1 मॉडल है, ठीक है, M1 मॉडल एक यूनिट को ग्राइंडिंग करने के लिए 4 घंटे का समय लेता है, 4 आवर्स का समय लेता है, ठीक है। तो X1 यूनिट के लिए कितना लेगा, 4 ऑफ X1। और M2 जो मॉडल है वो ग्राइंडिंग के लिए 2 घंटे का समय लेता है। तो अगर उसकी X2 यूनिट बन रही है एक वीक में तो कितना समय लगेगा, टोटल 2x2। और टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है ग्राइंडर की, वो है एक वीक में 80 से ज़्यादा वो आवर्स वो काम नहीं कर सकता। 80 आवर्स उसका मैक्सिमम है, तो या तो 80 के इक्वल या उससे लेस देन ही वो काम कर सकता है। इसी तरह पॉलिशर जो है उसकी M1 मॉडल जो है, पॉलिशर पॉलिश के लिए एक यूनिट के पॉलिश के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 2 घंटे का। तो अगर उसकी X1 यूनिट बनती है तो उसको टोटल जो टाइम लगेगा वो 2x1 लगेगा। और जो M2 मॉडल है उसको एक यूनिट को पॉलिश करने के लिए 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो अगर उसकी X2 यूनिट बनती है एक वीक में तो कितना उसे टोटल टाइम लगेगा, 5x2। और जो पॉलिशर है वो एक सप्ताह में कितने घंटे के लिए अवेलेबल है स्टूडेंट्स, ओनली 180 आवर्स। तो 180 आवर्स अवेलेबल है। और यहाँ लेस देन और इक्वल टू का साइन, लेस देन और इक्वल टू इसलिए या तो वो 180 आवर्स काम कर सकता है या उससे कम, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता है। तो ये बन गया कंडीशन, मतलब कि लिमिटेशंस क्या क्या है वो हमने लिखी। और थर्ड है डिसीजन वेरिएबल, सॉरी, कंडीशन ऑफ डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। तो डिसीजन वेरिएबल मतलब कि जो आपके X1 X2 है ये आपके डिसीजन वेरिएबल है। इसके लिए कंडीशन क्या है, अभी तो फिलहाल क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, लेकिन हम ये ले सकते हैं कि जो X1 है और X2 है वो कुछ ना कुछ एक यूनिट है, दैट मीन्स कि एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं तो वो ज़ीरो तो या ज़ीरो से कम तो हो नहीं सकता। मतलब ज़ीरो बना सकते हैं लेकिन ज़ीरो से कम, नेगेटिव में हम प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या, नहीं ले सकते उस क्वांटिटी को। तो इसलिए हमने यहाँ X1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और X2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिसीजन वेरिएबल को लिया है। तो ये है फॉर्मुलेशन। ओनली हमने ये जो क्वेश्चन है LPP जो है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन करना होता है। इसकी बहुत सारी मेथड है, 2-3 मेथड है, वो हम और आगे समझेंगे। उसके पहले एक और क्वेश्चन आपको हम समझाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट ABC। एक फर्म है जो कि 3 तरह के प्रोडक्ट बनाता है, A, B एंड C। द प्रॉफिट आर ₹3, ₹2 एंड ₹4 रिस्पेक्टिवली। तो A प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट मिलता है फर्म को, 3 रुपीज़, B प्रोडक्ट को 2 रुपीज़ एंड C प्रोडक्ट पे 4 रुपये का उसको प्रॉफिट प्राप्त होता है। द फर्म हैज़ 2 मशीन्स M1 एंड M2। अब जो फर्म है उसमें 2 तरह की मशीन्स लगी हुई है, M1 और M2, और प्रोडक्ट कितने बनाती है, ABC 3। एंड द बिलो इज द रिक्वायर्ड कैपेसिटी प्रोसेसिंग टाइम इन द मिनट्स फॉर ईच मशीन ऑन ईच प्रोडक्ट, ठीक है। हर प्रोडक्ट पे 3 प्रोडक्ट बना रही है ABC, हर प्रोडक्ट पे मशीन को कितना टाइम लग रहा है वो मिनट्स में यहाँ गिवन है टेबल में। तो जो A प्रोडक्ट है उसको M1 मशीन जो है वो 4 मिनट में बना पाती है, B प्रोडक्ट को M1 मशीन 3 मिनट्स में बना पाती है और C को M1 मशीन 5। इसी तरह जो M2 मशीन है वो A को 2 मिनट में बना पाती है, M2 मशीन B प्रोडक्ट 3 मिनट में बना पाती है और C प्रोडक्ट को 4 मिनट में बना पाती है। और क्या गिवन है, मशीन M1 एंड M2 हैव 2500 मशीन मिनट्स रिस्पेक्टिवली। तो जो M1 मशीन है उसके पास 2000 मिनट्स अवेलेबल है और जो M2 मशीन है उसके पास 2500 मिनट अवेलेबल है, ठीक है। द फर्म मोस्ट मैन्युफैक्चर 100 A's, ठीक है। अब वो कंडीशन दे रहा है कि कम से कम 100 A प्रोडक्ट तो बनाने ही हैं और 200 B प्रोडक्ट बनाने ही है और 50 C प्रोडक्ट्स तो बनाने ही हैं, लेकिन जो A है वो 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 100 से कम नहीं होना चाहिए और 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम इतने प्रोडक्ट तो बनाने ही है, लेकिन A प्रोडक्ट में मैक्सिमम 150 से ऊपर नहीं होना चाहिए। सेटअप ऑन LPP टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट की बात आई है और उसको क्या करना है,
हमें मैक्सिमम रखना है, इसके लिए हमें एक एलपीपी को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ हमें देखिए कि टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, हमें जो टेबल बनाना पड़ी थी पिछले क्वेश्चन में, इस तरह की टेबल इस क्वेश्चन में हमें बनाने की अब ज़रूरत नहीं है। इसका बहुत ईजी सॉल्यूशन है, वो देख लेते हैं। देखिए कि हमें 3 तरह के प्रोडक्ट हैं, ए बी सी, और इसी का हमें क्या पता करना है, प्रॉफिट। इसके लिए तो हम 3 तरह के डिसीजन वेरिएबल ले लेंगे। फर्स्ट जो है x1 डिसीजन वेरिएबल, उसको ले लेते हैं, और वो क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट ए की नंबर ऑफ कितनी यूनिट्स बन रही है उसको x1 से डिनोट करा है। x2 मतलब प्रोडक्ट बी कितने नंबर्स में बन रहा है उसे डिनोट किया है, या कितने यूनिट्स बन रही है उसकी, और जो प्रोडक्ट सी है वो कितनी यूनिट्स बना रहा है उसको x3 से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसका मैथमेटिकल मॉडल देख लेते हैं। तो फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन या प्रॉफिट को बढ़ाना है, इसलिए मैक्सिमाइज टाइप का लिया है, इसे z से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जब प्रॉफिट है कि ए पर वो कितना है, 3 रुपीज़। प्रॉफिट जो है उसके लिए भी देख लेते हैं साइड में, ए पर 3 रुपीज़ का मिल रहा है, बी प्रोडक्ट पे 2 रुपीज़, और सी प्रोडक्ट पे क्या मिल रहा है, 4 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ए प्रोडक्ट जो है वो x1 क्वांटिटी में बनता है तो इस पर प्रॉफिट टोटल कितना हो जाएगा, 3x1 जो यहाँ लिखा है। अगर बी प्रोडक्ट जो है वो x2 क्वांटिटी में बनाया जाता है तो उसका टोटल प्रॉफिट जो हो जाएगा, 1 पे 2 है। ठीक है, 1 यूनिट बनाने पे अगर 2 रुपीज़ मिल रहे हैं तो x2 यूनिट्स बनाने पे कितना मिलेगा, 2x2। और जो सी प्रोडक्ट है उसको 1 यूनिट बनाने पर 4 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है, तो x3 यूनिट बनाने पर कितना मिलेगा, 4 ऑफ x3। ठीक है, आगे देखते हैं कंडीशन। अब ये डिसीजन कंडीशन क्या क्या गिवन है, तो कंडीशन मतलब कि लिमिटेशन। तो लिमिटेशन से आप मशीन की है, आपके पास 2 मशीन है और दोनों का जो प्रोसेसिंग टाइम है या जो टाइम अवेलेबिलिटी है वो कितनी है वो आपको गिवन है। तो M1 के लिए 2000 और M2 के लिए 2500 प्रोसेसिंग टाइम है मैक्सिमम। ठीक है, इतने घंटे वो काम कर सकती है, इससे ज़्यादा घंटे वो काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट ए है उसकी x1 यूनिट को बनाने में, 1 यूनिट को बनाने में M1 मशीन को 4 मिनट का वक्त लगता है, तो x1 यूनिट्स अगर उसे बनाना है तो कितना मिलेगा, 4 ऑफ x1। ठीक है, अब जब प्रोडक्ट बी है उसको एक प्रोडक्ट बनाने में, मतलब प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट बनाने में अगर 3 मिनट लगता है तो x2 यूनिट बनाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 3x2। इसी तरह जो प्रोडक्ट सी है उसका 1 यूनिट बनाने में अगर 5 मिनट लगता है मशीन M1 को, तो उसके x3 यूनिट बनाने के लिए जो टाइम लगेगा वो होगा आपका 5x3। और टोटल जो टाइम अवेलेबल है M1 मशीन के पास वो कितना है, 2000। तो हमने लेस आर इक्वल टू 2000 यहाँ लिख दिया है कि इससे ज़्यादा टाइम के लिए वो अवेलेबल नहीं है। इसी तरह मशीन M2 के लिए देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ए बनाने में उसको 2 मिनट का टाइम लग रहा है, तो x1 यूनिट बनाने के लिए 2x1। B1 प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 मिनट लग रहा है मशीन M2 को, तो x2 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा, 2x2। और जो प्रोडक्ट सी है उसको बनाने के लिए मशीन M2 को 4 मिनट का टाइम अगर लग रहा है, तो फिर x3 अगर यूनिट्स बनाना है उसकी तो कितना टाइम लगेगा, 4 ऑफ x3। और टोटल अवेलेबल टाइम जो है वो 2500 है मशीन M2 के लिए। तो इससे ज़्यादा हम वर्क उससे नहीं करवा सकते हैं, इसलिए यहाँ लेस देन एंड इक्वल टू का साइन यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, तो ए और बी और सी प्रोडक्ट कितना बनाना है उसके लिए भी आपको नीचे गिवन है क्वेश्चन में कुछ। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट ए है उसके कम से कम 100 तो बनाना है, मतलब 100 तो बनाना ही है लेकिन 150 से ज़्यादा नहीं बनाना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, ए प्रोडक्ट के लिए हमने x1 डिसीजन वेरिएबल लिया था, तो उसको इस तरह से लिखेंगे कि 100 तो बनाना है, ठीक है, कम से कम, लेकिन 150 से ज़्यादा भी नहीं बनाना है। तो ये कंडीशन किसके लिए बनी, ए के लिए। बी के लिए क्या कंडीशन है कि 200 तो कम से कम बनाना ही है, तो x2 कितना होना चाहिए, 200 से ज़्यादा ही होना चाहिए। और सी के लिए क्या कंडीशन है कि 50 कम से कम, हमारे 50 यूनिट तो बननी चाहिए प्रोडक्ट सी के लिए। तो सी के लिए क्या बना, फिर सी के लिए हमने डिसीजन वेरिएबल लिया था x3। ठीक है, तो हमें कम से कम 50 प्रोडक्ट तो बनाने ही है, इसलिए 50 x3 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 50। तो ये कंडीशन भी क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हमने यहाँ डिसीजन वेरिएबल की कंडीशन भी यहाँ पर लिख दी। अब ये है मैथमेटिकल मॉडल इस LPP के लिए, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है,
इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो तरह की मेथड हम यूज़ करते हैं। अगर आपके पास दो वेरिएबल अवेलेबल है तो आप ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं। दो वेरिएबल दैट मीन्स दो डिसीजन वेरिएबल सिर्फ x1 और x2 हैं, तो आप किसका यूज़ करोगे? ग्राफिकल मेथड का। और आपके अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल है तो आप ग्राफिकल मेथड वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम अलग से एक मेथड पढ़ेंगे जो कि है सिंप्लेक्स मेथड, और ये मेथड हम समझेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।